हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 29 अप्रैल और आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। अन्यथा दोस्तों, इसका आंसर आप हमारे साथ दे सकते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी समझौते को स्थगित किया है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भारत के साथ किस समझौते को स्थगित किया है। हैज पाकिस्तान पोस्टपोन्ड एनी एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता, शिमला समझौता और गोवा समझौता। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए समझौते को देख सकते हैं। जो शिमला समझौता हुआ था इसे क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 जुलाई 1972 को हुआ था और इस द्विपक्षीय समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन जो राष्ट्रपति बाद में प्रधानमंत्री बने थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर साइन किए थे। ठीक है, यह समझौता 1971 के बाद भारत पाकिस्तान के बाद हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इसमें और आगे लिखा गया, ठीक है, कि इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद देखा जाए तो 190,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भारत के कब्जे में थे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको है। दोस्तों, इसमें और बताया गया है कि शिमला समझौता के बारे में आप देख सकते हैं कि दोनों देश आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे और युद्ध या बल का प्रयोग से परहेज करेंगे। ये सारी बातें उसमें कही गई थी। ठीक है, सभी मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किए जाएंगे। ठीक है, और किसी तीसरे पक्ष यानी किसी देश या संस्था जैसे कि यूएन की मध्यस्थता नहीं होगी। ठीक है, तो साफ ये सब बातें कही जा रही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि वापसी की प्रक्रिया की बात करें, युद्ध में कब्जा किए गए क्षेत्रों की वापसी होगी और भारत पाकिस्तान युद्ध बंदियों को यहाँ से छोड़ेंगे। ठीक है, इस सारे बातों को दोस्तों शिमला समझौता में कहा गया था और अभी इसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत ने लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस किए और सभी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिए थे। उस समय की बातें हो रही हैं और देश में देखो दोनों देशों ने 1949 के युद्ध विराम रेखा को नए नाम से यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के तौर पर स्वीकार किया था। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे बातें जो है शिमला समझौता को लेकर किए गए थे। ठीक है, तो अभी क्या है, इसे जो है स्थगित कर दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा अभ्यास को शुरू किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच एक्सरसाइज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द जम्मू कश्मीर टेरर अटैक। ठीक है, तो ऑप्शन है आक्रमण अभ्यास, पहलगाम अभ्यास, मेघदूत अभ्यास या फिर विजय अभ्यास। तो देख सकते हैं कि आपको इसको बताने का प्रयास करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आक्रमण अभ्यास की बात करें हम तो यह अभ्यास जो है जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हुए उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और सब की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि आक्रमण अभ्यास की बात करें तो भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास है और यह अभ्यास राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के साथ किए जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जटिल जमीनी हमले के लिए इसको तैयारी करना है और अभ्यास में लंबी दूरी तक उड़ान भरना, हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करना और ज़मीनी लक्ष्यों को सटीक हमला शामिल किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 2025-26 तक राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान को किसने शुरू किया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हु हैज़ लॉन्च द नेशनल जीरो मैल्स रुबेला एलिमिनेशन
कैंपेनियन बाई 2025-26, ठीक है। तो आप ऑप्शन दे सकते हैं कि नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है या मनसुख मंडाविया है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हो रही है कि 2025-26 तक जो है राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन जो अभियान है, इसे जेपी नड्डा के द्वारा इसे चलाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान की शुरू जो है जगत प्रकाश नड्डा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है इसे चलाया गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि अभियान का लक्ष्य है कि देश में 100% टीकाकरण को कवरेज करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अभियान के दौरान 9 से 12 महीने और देख सकते हैं कि 16 से 24 महीने की आयु के सभी पात्र बच्चों को टीका दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसमें और कुछ बताया गया है। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक देश में खसरा रुबेला को खत्म करना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार के कब तक लक्ष्य है खसरा और रुबेला को ख़त्म करने के 2026 तक लक्ष्य है, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा गया है, खसरा रोग के बारे में बताया गया है कि खसरा प्रकार देख सकते हैं कि वायरस जो कि जीनस मोर्बीली वायरस के कारण से होता है। दोस्तों, ये इसके नाम याद रखना है कि कारण रोग है, ठीक है। और खसरा मनुष्य के श्वसन तंत्र को क्या करता है, संक्रमित करता है। यह रोग सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित करता है और खसरा रोग टीकाकरण के माध्यम से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर रुबेला के बारे में कहा जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि खसरे की तरह रुबेला भी एक अत्यधिक संक्रामक जो कि वायु जनित रोग है, जो वायरस के कारण से भी होता है, ठीक है। अगर मां अपनी गर्भ अवस्था के शुरुआत दौर में रुबेला से संक्रमित हो जाती है तो भ्रूण में पल रहे बच्चे के प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टीकाकरण के जरिए इसे पूरी तरीके से रोका जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने रुबेला और खसरा के बारे में देखा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी जो वृद्धि दर का अनुमान संशोधित कर कितना कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं कि द वर्ल्ड बैंक हैज रिवाइज इंडियन जीडीपी फोरकास्ट टू ग्रो, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 6.3% है, 7.3%, 8.3% या 9.3%। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी की दर की बात करें हम, तो एक संशोधित अनुमान के तहत जो है 6.3 कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और घरेलू अनिश्चितताओं के कारण वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 6.7% से घटाकर 6.3% को कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर विश्व बैंक के बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि विश्व बैंक की यहाँ पर आलोचना की जा रही है। तो देख सकते हैं यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और इसका उद्देश्य है कि विकासशील देशों को आर्थिक विकास मदद करना, ठीक है। इस चीज़ को देख सकते हैं। और दोस्तों, विश्व बैंक में देखा जाए तो 189 टोटल सदस्य हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसमें देख सकते हैं कि विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष है अजय बंगा हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय जो कि वित्तीय संस्था है, और 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। दोस्तों, देख सकते हैं कि वैश्विक आर्थिक जो संभावना रिपोर्ट जो है और विश्व विकास रिपोर्ट, ये सारे कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बाघ अभयारण्य बफर जोन किस विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई, ठीक है। तो देख सकते हैं कि द टाइगर रिजर्व बफर जोन डेवलपमेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बाघ अभयारण्य बफर जोन की बात करें हम, एक विकास योजना है, इसे मध्य प्रदेश में इसे शुरू की गई है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें लिखी गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी बाघ अभयारण्यों के बफर जोन के समग्र विकास के लिए बाघ अभयारण्य बफर जोन विकास योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बफर जोन की बात करें दोस्तों, एक क्या होता है कि बाघों की एक मुख्य निवास स्थान जिस कोर एरिया होता है और चारों ओर वह क्षेत्र होता है जिनके सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए संवेदनशील होती है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या होता है सो देख लीजिए आप। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बाघों एवं अन्य वन्य जीवों के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, इसका मेन उद्देश्य यही होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कुमार मंगलम बिरला है और रतन टाटा हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार 2025 की, तो इसे कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से और देखते हैं। देखिए कि आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष है कुमार मंगलम बिरला को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार देख सकते हैं भारत के विकास गाथा को आकार देने और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बातें हो रही, थोड़ा और समझेंगे कि 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है और यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के प्रतिष्ठित योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति के प्रतिष्ठा संस्थान की तरफ से दी जाती है दोस्तों। इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है दोस्तों। इसमें और देख सकते हैं कि 2023 में बात करें हम तो आशा भोसले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि 2024 की बात करें हम तो देख सकते हैं कि बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है देख सकते हैं कि तालिसमन सेवर, ठीक है, तालिसमन सेवर 2025 नामक एक सैन्य अभ्यास का 11वां जो कि संस्करण निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया, ठीक है। तो तालिसमन सेवर 2025 नामक सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है, यानी कि द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड तालिस्मान सेवर 2025 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, फ्रांस है और नेपाल है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, तालिसमन सेवर 2025 नामक सैन्य अभ्यास की बात की जाए तो इसे ऑस्ट्रेलिया में इसे आयोजित किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया 13 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक सबसे बड़ा अभ्यास तालिसमन सेवर की मेजबानी करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा, 19 देशों के 30,000 से अधिक सैन्यकर्मी ऑस्ट्रेलिया भर में अपनी पहली बार जब पापुआ और इसमें न्यू गिनी को जो है इसमें गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें हो तो थोड़ा देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है, मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ के डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो एंथोनी अल्बानीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि हाल ही में किससे फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द फ्रेंच सिविलियन ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है रोशनी नादर को, पायल कपाड़िया को या फिर शशि थरूर को या चिरंजीवी को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स की बात करें हम तो एक किसे दिया गया है, तो पायल कपाड़िया को दिया गया, ठीक है। इस सम्मानित किया गया दोस्तों, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि
मुंबई के फिल्म निर्माता पायल कम्पाडिया को फ्रांस सरकार से प्रतिष्ठित ऑफिसर डांस एंड ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटेस्ट यानी कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स लेटेस्ट से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। पायल कपाडिया की सफलता की कहानी लगातार आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए फ्रांस से एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पर कि अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दूसरा जो कि यहाँ पर बैच को भेज दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन अप्रैल 2025 इंडिया सेंड टू सेकेंड बैच ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री। ठीक है, तो बातें हो रही है, ऑप्शन है नेपाल है, भूटान है, फिलीपींस है और श्रीलंका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दूसरी बैच को भेजा है। तो आप देख सकते हैं किसको, फिलीपींस देश को भेजा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि अप्रैल 2025 में भारत ने 2022 में हस्ताक्षरित 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 3,202 करोड़ रुपए के सौदे के हिस्से के रूप में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का दूसरा बैच को भेज दिया। ठीक है, ध्यान रखना है फिलीपींस जो कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि आयात के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला पहला देश जो कि मेक इन इंडिया की आप देख सकते हैं। ठीक है, कि पहल के तहत जो है बढ़ती हुई रसद और विनिर्माण क्षमताओं को उजागर करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर फिलीपींस देश की बातें हो रही है, थोड़ा देख सकते हैं फिलीपींस देश के बारे में बातें हो रही है। राजधानी की बात है तो मनीला है, और अगर देखा जाए तो मुद्रा फिलीपीन पेसो है, राष्ट्रपति बोंग मार्कोस है। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं कि एशियाई जो गेमिंग और भी जो भी वहाँ पर करंट अफेयर उसको देख लेते हैं कि एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन देख सकते हैं कि कहाँ पर किया गया, तो फिलीपींस में ही किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं ठीक है कि किस देश में शक्तिशाली ज्वालामुखी जो कि कनला में विस्फोट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि फिलीपींस में हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कि नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घर की कीमतों में बढ़ोतरी मामलों में देख सकते हैं कि मुंबई दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और फर्स्ट पे बात करें हम तो मनीला फिलीपींस है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि हर्ष कुमार जैन जो फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बने। ठीक है, तो ये दोस्तों सारे आपको फिलीपींस देश के करंट अफेयर संबंधित हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। ठीक है, कि हाल ही में प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सोल ठीक है किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि रिसेंटली पब्लिश्ड नोवेल कश्मीर सोल इज रिटेन बाय तो रिटेन होम। ठीक है, तो किसके द्वारा इसे लिखा गया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है रोजी थॉमस है, प्रभा वर्मा है, या सूर्य बाला है, या फिर सलमान रश्दी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम तो द कश्मीर सोल जो उपन्यास है यह जो है रोजी थॉमस के द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं थोड़ा सा रोजी थॉमस द्वारा लिखित द कश्मीर ए सोल एक दोहरी समय रेखा वाला उपन्यास है जो वेल्स, कश्मीर और लद्दाख के प्रेरक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, पीढ़ियों की कहानियों देख सकते हैं कि कई पीढ़ियों की कहानियों को एक साथ ये जोड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कुछ प्रमुख पुस्तकें और कुछ उसके लेखक के बारे में देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि द विनर्स माइंडसेट की बात करें हम तो उसके लेखक कौन है, तो शेन वाटसन हैं। नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ द रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच की बात करें हम तो इसके लेखक कौन है, नाइफ के सीधे याद रखना है कौन, सलमान रश्दी है। उसके बाद रुद्र सात्विकम की बात करें तो प्रभा वर्मा है। यादें की बात करें हम तो पुष्पा भारती हैं। वेलकम टू पैराडाइज की बात करें हम ट्विंकल खन्ना है। और ए मर्सनरी की बात करें तो दुबुरी सुबा राव हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है इन सारे पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों। और देखते हैं इसमें है कि इजराइल वॉर डायरी की बात करें हम तो विशाल पांडे हैं। और द ग्लोबल ईयर की बात करें हम रस्किन बॉन्ड हैं। और वाई भारत मैटर्स की बात करें हम तो एस जयशंकर जी हैं।
और 12 फेल की बात करें अनुराग पाठक हैं। और फोर स्टार डेस्टिनी की बात करें हम तो एम जो कि नरवाने हैं। और टॉम ऑफ सेंट की बात करें हम तो गीतांजलि श्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे पुस्तक के जो लेखक हैं आपको याद रखना है, आपके पॉइंट ऑफ जो एग्ज़ाम्स के व्यू की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों कैरोज की बात करें हम तो एन जेनी एपेन बेक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और लियो द अनटोल्ड स्टोरी की बात करें तो देख सकते हैं कि पी.एस. रमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद द ग्रेट कॉन्सिलिएटेटर की बात करें हम लाल बहादुर शास्त्री, इसको संजीव रेड्डी चोपड़ा के द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे जो पुस्तक हैं और उनको लेखक हैं आपको अपने स्तर से किसी प्रकार से आपको एग्जाम्स की व्यू से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द पद्म श्री बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन है, श्रेयस अय्यर है, महेंद्र धोनी है या फिर जसप्रीत बुमराह है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो रविचंद्रन अश्विन की बात करें हम तो इन्हें जो है आप देख सकते हैं कि भारत के माननीय जो कि राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को खेलों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रपति देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता अजित कुमार को जो है प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और भी बातें कही गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत और साहित्य, चिकित्सा, खेल और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों से 71 व्यक्तियों को 4 जो कि पद्म विभूषण, 10 जो कि पद्म भूषण और 57 यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हाल ही में फिजी ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए किसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। ठीक है, तो रिसेंटली फिजी हैज ऑनर्ड होम विथ द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशनल टू द हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है मधुसूदन साई हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, नरेंद्र मोदी हैं या फिर एस जयशंकर हैं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम मधुसूदन साई की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि इन्हें हाल ही में जो है फिजी के स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मानवता की सेवा के लिए मधुसूदन साई को समर्पण को फिजी ने स्वीकार किया और उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। ठीक है, यह सम्मान स्वास्थ्य सेवा में उनके अपार योगदान को दर्शाता है और विशेष रूप से फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना में उन्होंने काम को दर्शाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ रिसेंट में जो कुछ अवार्ड और ऑनर्स जो पुरस्कार दिए गए हैं तो उसको भी एक नज़र हम लोग सब देखने के प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड डेरिगेटन सेंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय की बात करें हम तो कौन है, सुदर्शन पटनायक है। ठीक है, उसके बाद सरस्वती सम्मान 2025 की बात करें तो भद्रेश दास हैं। उसके बाद 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 की बात करें हम तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। और एबल पुरस्कार 2025 की बात करें तो जापानी जो गणितज्ञ मासाकी है। और लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार जो कि संघमित्रा ताई गायकवाड़ को दिया गया है। और गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है तो दलाई लामा को किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे को आपको ध्यान में रखते जाना है, अपने स्तर से आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आगे और है कि 2025 का एस्कॉट होम जल
पुरस्कार की बात करें गुट्टन ब्लोसल को दिया गया है। और संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 की बात करें तो R.K. राम कुमार को दिया गया है। और प्रीतजकर पुरस्कार 2025 की बात करें हम तो लियू जिया कुन को दिया गया है। और महाराज हरि सिंह पुरस्कार की बात करें हम तो मनोज सिन्हा को दिया गया है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि श्री चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड की बात करें हम तो S जयशंकर को दिया गया है। उसके बाद US नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की बात करें हम तो टॉम क्रूज को दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर और आगे देखा जाए तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 की बात करें हम तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। दोस्तों सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड की बात करें हम तो तरुण दास को दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देख सकते हैं कि उगादी पुरस्कार जो है मायना स्वामी को दिया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें हम तो कुमार जो कि मंगलम बिरला को दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। यदि हमारा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने के प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर अगले दिन एक नए हम लोग सब करंट अफेयर के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को बार बार देखें, रिविजन करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए जय हिंद जय भारत।